तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो 300 से भी ज्यादा सालों तक चला। एक ऐसा दौर जहां सत्ता एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंशों के हाथ में आई और गई। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इसके उदय, शिखर और पतन की पूरी यात्रा को समझते हैं। अब ये जो तारीखें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये तो सत्ता के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी है। 1206 से सफर शुरू होता है और हम देखेंगे कि कैसे ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी वंश एक दूसरे के बाद सत्ता में आए और आखिर में 1526 में इस पूरे युग का अंत कैसे हुआ। तो हमारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है मामलुक वंश से। मामलुक का मतलब होता है गुलाम, और कमाल की बात यह है कि इस वंश की नींव वाकई उन गुलाम सैनिकों ने रखी थी जो अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान बन गए। इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की पहली ईंट रखी। और इस सल्तनत की नींव रखने वाला पहला चेहरा वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए, एक पूर्व गुलाम जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सुल्तान बना। उन्होंने ही दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया और एक नए युग की शुरुआत की। और ऐबक की विरासत, अरे वो तो आज भी दिल्ली की शान बनकर खड़ी है। आसमान छूती कुतुब मीनार और शानदार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की ताकत और कला की वो गवाह हैं जो सदियों बाद भी अपनी कहानी सुनाती हैं। अच्छा, ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, और इन्होंने इस नई नई सल्तनत को आप कह सकते हैं सही मायनों में पैरों पर खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ जंगें ही नहीं जीती, बल्कि टंका और जीतल जैसे स्टैंडर्ड सिक्के चलाकर इकोनॉमी को एक नई जान दे दी, जिससे सल्तनत की ताकत और भी बढ़ गई। और फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान तख्त पर बैठीं। एक ऐसे जमाने में जहां महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, उनका भारत की पहली महिला शासक बनना किसी क्रांति से कम नहीं था। चलिए, अब मामलुकों से आगे बढ़कर सल्तनत के गोल्डन पीरियड में चलते हैं, या यूं कहें कि सबसे ताकतवर दौर में। ये खिलजी और तुगलक वंश का समय था, एक ऐसा युग जहां महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और कुछ ऐसे हैरत अंगेज प्रयोग हुए जिन्होंने सबको चौंका दिया। और जब हम इस दौर की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा सुल्तान जिसके नाम से दोस्त और दुश्मन दोनों ही कांपते थे। उनकी मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही बेमिसाल थे। तो खिलजी का कमाल ये था कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ उन्होंने मंगोलों के खूंखार हमलों से सल्तनत को बचाया और साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया, और दूसरी तरफ देश के अंदर बाजार पर ऐसा कंट्रोल किया कि चीजों के दाम बिल्कुल स्थिर हो गए। कोई भी कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। खिलजी के इस बेहद कंट्रोल शासन के बाद आए तुगलक, और ये दौर ये तो बिल्कुल ही अलग था। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम्स का दौर। यहाँ एक तरफ बहुत शानदार विचार थे, तो दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी और विनाशकारी असफलताएं भी थीं। इस दौर के सबसे दिलचस्प सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जिसके आइडियाज अपने वक्त से बहुत आगे थे, शायद कुछ ज्यादा ही आगे। उनके 2 फैसले तो इतिहास में बदनाम हो गए। पहला, पूरी की पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, और दूसरा, चांदी के सिक्कों की जगह तांबे की टोकन करेंसी चलाना। आइडियाज दोनों ही बुरे नहीं थे, पर नतीजा पूरी तरह से विनाशकारी रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के उन बड़े बड़े और फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए फिरोज शाह तुगलक, और उन्होंने, आप कह सकते हैं, एक तरह से मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने अपना ध्यान जंगों से हटाकर जनता की भलाई पर लगाया। नहरें बनवाईं, अस्पताल खोले, स्कूल बनवाए, सल्तनत का एक कल्याणकारी चेहरा सामने लेकर आए। तो हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अब हम सल्तनत के उस दौर में हैं जहां से इसका पतन शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। तुगलकों के बाद आए सैयद, लेकिन ये सल्तनत की बस एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गए। इनके संस्थापक खिज्र खान असल में हमलावर तैमूर के गवर्नर थे, तो उनकी सत्ता की डोर हमेशा दूसरों के हाथ में रही और वो कभी भी उस पुरानी ताकत को वापस नहीं ला पाए। और यहाँ देखिए, ये नंबर्स खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। जहाँ तुगलकों ने करीब करीब 1 सदी तक राज किया, वहीं सैयद वंश 40 साल भी ठीक से नहीं टिक पाया।
ये सल्तनत की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता का साफ संकेत था। और इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी पड़ाव पर, यानी लोधी वंश। बहलोल लोधी के साथ पहली बार दिल्ली के तख्त पर अफगान मूल के शासक बैठे, जो अपने से पहले के तुर्क शासकों से अलग थे। भले ही लोधी वंश सल्तनत का आखिरी चैप्टर था, लेकिन उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने व्यापार और खेती को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ा काम, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। शायद तब उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि यही शहर एक दिन दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का घर बनेगा। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। मंच तैयार है उस आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए, जो इस सल्तनत का भविष्य या कहें कि अंत लिखने वाली थी। तो सवाल उठता है, 320 साल से खड़ा इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे ढह गया? क्या हुआ था? तो मैदान में आमने सामने थे दो लोग। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ एक नया महत्वाकांक्षी हमलावर बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बनने वाला था। और वो साल था 1526, पानीपत का मैदान, जहां इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना का सामना हुआ बाबर की छोटी लेकिन कहीं ज्यादा आधुनिक तोपों और बंदूकों वाली सेना से। और नतीजा, उसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नतीजा एकदम साफ था, दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत। एक साम्राज्य का सूरज डूबा तो दूसरे का उदय हुआ। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी सोचिएगा कि अगर 1526 की उस एक लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, तो आज हमारे देश का इतिहास, हमारी पहचान कितनी अलग होती। एक दिन, एक लड़ाई और एक पूरी तरह से बदल गई दुनिया।